आप सभी का राज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर राज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म परिवार पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का वेलकम करता हूं, वार्म वेलकम करता हूं। आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब देखो, इसके अंतर्गत सीधी सीधी अपन लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करनी है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2000, ये जो सिलेबस है, आपको सिलेबस का ध्यान हमेशा रखना है। एक तो सिलेबस ध्यान रखना है, एक इसी के साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अभी जब लास्ट के अंतर्गत जब हम देखेंगे, इसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। आपको ये सारे अध्याय और अध्याय के साथ साथ में ये धाराएं याद हो जानी चाहिए। आप मेरे हिसाब से आप अनुमान में आपने ये इस प्रकार का चार्ट चिपका करके साथ के साथ में याद कर रहे होंगे। कल संडे है, उसी के साथ में हम कुछ इसकी योजनाओं में से एक योजनाओं को अपन स्टेप बाय स्टेप, और इसके साथ में कौन से इसके अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिविटी के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। चलो नेक्स्ट, अब बात आती है कि अपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में देख लिया था। अब बात करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, जिला निर्वाचन अधिकारी। मैंने सारा हाईलाइट कर रखा है जिससे आपका कम से कम समय के अंतर्गत और अच्छी चीज़ें हो सके। राज्य के प्रत्येक जिले के राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन अधिकारी पदाभीत डिजिग्नेट करती है और नॉमिनेट, या तो डिजिग्नेट कर सकती है, उसको पदाभीत कर सकती है, या फिर उसको नॉमिनेट कर सकती है, जो राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगा। परंतु राज्य निर्वाचन आयोग किसी जिले के एक से अधिक अधिकारी पदाभीत या नाम निर्दिष्ट कर सकता है। यदि आयोग को लगता है कि अधिकारी इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है, या फिर सक्षम क्या काम ज़्यादा है और उससे एक से संभल नहीं रहा है, तब उससे एक से अधिकारी भी नाम निर्दिष्ट कर सकता है। अब इसके अंतर्गत यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको आप लोग ध्यान रख लेना है। जिला निर्वाचन अधिकारी, ये ध्यान रखना ही रखना है। 17 के अंतर्गत क्या है, जिला निर्वाचन अधिकारी, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसी को जिला निर्वाचन अधिकारी कहा जाता है। अब बात आती है यहाँ पर नेक्स्ट, समाधान हो जाता है तथा पद के कर्तव्यों को एक अधिकारी द्वारा समाधान प्रदान के रूप में पालना नहीं किया जा सकता। यदि सरकार को लगता है कि एक काम, निर्वाचन आयोग को लगता है कि एक नहीं कर पा रहा है, तब अपन उसके अंतर्गत अन्य भी नियुक्त कर सकते हैं ना। अब बात आती है नेक्स्ट, दूसरे के अंतर्गत, जहाँ किसी जिले की उपधारा 1 के प्रंतु अधीन एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी पदाभीत या नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। पदाभीत मतलब डिजिग्नेट किए जाते हैं या नॉमिनेट किए जाते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग उस आदेश में जिससे जिला निर्वाचन अधिकारी का पदाभीत या नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं उस क्षेत्र में विनिर्दिष्ट करेगा तथा जिसके बारे में प्रत्येक अधिकारी का अधिकारिता का प्रयोग करेगा। अब उनके जो काम है उनको भी स्पेसिफाइड कर देगा कि ये आपको काम विनिर्दिष्ट काम, मतलब जो निर्देशित किए गए हैं वही काम करने हैं, ऐसा नहीं। क्षेत्र में विनिर्दिष्ट जो स्पेसिफिक एरिया, उसी के अंतर्गत उसको काम करना है। एक क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में पूछा था कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, ये अपने राजस्थान के कौन है, तो श्री प्रवीण गुप्ता है। इनके अधीक्षण के, इनके जो सुपर इंटेंस और जो इनके निर्देशन है, डायरेक्शन है, जो इनका कंट्रोल है, उसी कंट्रोल के अंतर्गत रहते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी, जो जिला निर्वाचन अधिकारी जो 17 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत अपनी अधिकारिता के भीतर जो उसके अधिकार हैं उनके भीतर रहते हुए जिले की नगर पालिका के निर्वाचनों के संचालन के संदेश सभी कार्य समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा, कोऑर्डिनेशन रखेगा और उनका पर्यवेक्षण सुपरविजन करेगा। और जिला निर्वाचन अधिकारी, अब देखो यहाँ स्टार नहीं लगाए, तो यहाँ इतना कोई ज़्यादा विशेष स्पेशल क्वेश्चन नहीं बन रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे अन्य कर्तव्यों और दूसरे जो फंक्शंस का पालन भी करेगा जो राज्य निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी उसे सौंप देता है। जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भी कोई काम सौंप देता है तो वो भी उसको करने हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत देखिए ना, फटाफट देख लीजिए। अब बात आती है कर्मचारी बिंदु उपलब्ध कराएगा जो निर्वाचन सशक्त किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक होगा। नेक्स्ट, उपधारा 2 के प्रयोजन निम्नलिखित प्राधिकार, इसके अंतर्गत क्या प्राधिकार दिए गए, तो एक तो प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, एक तो कोई भी स्थानीय प्राधिकारी जो स्थानीय ऑफिसर्स है, लोकल ऑफिसर्स है, या कोई अन्य संस्था या कोई कंसर्न्स, उसकी कोई संबंधित बॉडी या कोई उपक्रम जो कि अंडरटेकिंग है, जो राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का कोई वित्त पोषित कर रही है, राज्य अधिनियम द्वारा उसके अधीन स्थापित जो राज्य सरकार के नियंत्रित या प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों को पूर्णतः सार्थक वित्त पोषित होती है, वो सभी के सभी इसके अंतर्गत ऑथोरिटी में किसी की भी नियुक्ति इनमें की जा सकती है। अब नेक्स्ट इसके अंतर्गत धारा 19, धाराओं को देखो, एक एक चीज़ को आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसमें स्टार नहीं लगाए हैं परंतु आपको स्टार लगा लेने हैं।
ठीक ना, इनको अच्छे से याद तो करना ही है। अब आते हैं अधिकारी और कर्मचारीगण जो स्टाफ है उनको राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। जो भी राज्य कर्मचारी इलेक्शन करवाने जाएगा या इलेक्शन से संबंधित काम कर रहा है वो उस समय उसके डिपुटेशन पर काम कर रहा है, प्रतिनियुक्ति पर है, वहाँ पर परमानेंट पोस्टिंग नहीं है। अब देखिए, इस अधिनियम के अंदर निर्वाचन नामावली तैयारी, पुनरीक्षण, शुद्धि और सभी निर्वाचन संचालन के संबंध में अभिनियोजित अधिकारी जो नियोजित किया गया है वहाँ पर अपॉइंट किया गया अधिकारी और कर्मचारीगण जो स्टाफ है उस अवधि में उस दौरान इस प्रकार के अभिनियोजित किया जाता है उन्हें निर्वाचन के लिए प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। यहाँ पर जो प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे आपको 19 जो अपने ये यहीं से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से ही बनेगा और कुछ ऐसा इसमें स्पेशल नहीं लिखा। मुख्य निर्वाचन आयोग ने प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएंगे ऐसे अधिकारी कर्मचारीगण जो कालावधि के दौरान राज्य निर्वाचन के नियंत्रण तथा अधीक्षण के अधीन रहते हैं। और कौन सी, जो उस कालावधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन रहते हैं, जिस टाइम के रह रहे हैं, 1 साल के रह रहे हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, डिपुटेशन कहलाएगी, प्रतिनियुक्ति कहलाएगी। अब बात आती है, देखो, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी करने आदि में सशक्त पदीय कर्तव्य भंग, सशक्त पदीय कर्तव्यों को भंग हो गया। इससे देखो यहाँ पहुंच गया ना, ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, ये ऑफिशियल ड्यूटी को भंग किया जा सकता है। यदि आपको निर्वाचन के अंतर्गत कोई काम दिया गया और जैसे इलेक्शन के अंतर्गत जाते हैं, आपने किसी टीचरों को देखा होगा, आपके घर में पिता, भाई, बड़े भाई बहन, इलेक्शन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया जाता है क्योंकि उसमें जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई के लिए आप किसी न्यायालय के अंतर्गत भी नहीं जा सकते हो यदि उसकी रिकमेंडेड कर दी जाती है तो उसके अंतर्गत काम में लापरवाही नहीं बरती जा सकती है ना। इसीलिए कह रहा है सशक्त पदीय कर्तव्यों का भंग, यदि उनके कामों का भंग करता है तो उसमें कौन सी कार्रवाई होती है, इसके बारे में लिखा हुआ है। ये धारा 20 के अंतर्गत लिखा हुआ है। यदि कोई निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण, शुद्धि से सशक्त या किसी अन्य प्रविष्टि में निर्वाचक नामावली के सम्मिलित करने या उसे अपवर्जित करने में सशक्त किसी पदीय कर्तव्य के ये यहाँ पे लिखो ना, पालन के इस अधिनियम के द्वारा अधीन अपेक्षित है और ऐसे पदीय कर्तव्य की भंग मतलब कि वो काम नहीं कर पा रहा है, काम उसने सही नहीं किया है। कई बार ड्यूटी पर लोग बीमार होते हैं तो भी चले जाते हैं क्योंकि इतना उसका टेरर रहता है, क्योंकि सब काम उसको बिल्कुल अनुशासित तरीके से करना पड़ता है। किसी कार्य लोभ के दोषी युक्तियुक्त हेतु बिना काम व दोष सिद्धि पर युक्तियुक्त हेतु के बिना होगा, कार्य लोभ का दोषी युक्तियुक्त हेतु के बिना होगा। ये इतनी थोड़ी लैंग्वेज ऐसा लिखा है, बाकी यही है कि यदि वो दोष करता है तो उस दोष के लिए देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जिसकी दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको कारावास है, इसकी अवधि में उसे 3 मास का कारावास दिया जा सकता है। 3 मास से कम नहीं होगा किंतु 2 वर्ष से अधिक हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा भी इसमें 2 वर्ष हो सकती है। अब जो जुर्माना है वो कितना होता है, 1000 रुपये से कम नहीं होगा, और किंतु जो 2000 रुपये से तक हो सकता है, 1000 से 2000 तक का जुर्माना, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। यदि इलेक्शन के अंतर्गत लापरवाही की जाती है तब इस प्रकार की सजा का प्रावधान दिया जा सकता है। नेक्स्ट इसकी के अंतर्गत देखिए, अब इसको यहाँ पर आपने 5 स्टार लगाया है, तो आप ये कौन कौन सा टाइम पीरियड है ये आंकड़ा यहाँ से पूछा क्या जा सकता है, आप तो लिख लीजिए, आपके ईओ के अंतर्गत यहाँ से बनेगा कुछ न कुछ। ये तो पूर्वक किसी कार्य के लोभ की बाबत नुकसानी के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्रवाई इसे अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। ये तो पूर्वक किसी कार्य या लोभ की बाबत नुकसान कर दिया है तो कोई भी उसने वाद या अन्य विधिक कार्रवाई ऐसे किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। अब बात आती है, जब तक राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी या उससे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश द्वारा उसके प्राधिकारी के अधीन कोई शिकायत न हो तो कोई भी न्यायालय उपधारा 1 के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध के संज्ञान नहीं करेगा। अब यदि उसको मतलब एक प्रकार की बहुत ज़्यादा शक्तियाँ भी मिलती है, इनकी शक्तियाँ भी मिलती है। शक्तियाँ में क्या है, जब तक वो शक्तियाँ वो उसको जो कार्रवाई होगी वो भी कब होगी, या तो कोई राज्य निर्वाचन कहेगा या उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहेगा या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी ये रिकमेंड करेंगे, तभी उसके लिए संज्ञान लिया जा सकता है। तो ये इसके अंतर्गत मुख्य चीज़ लिखी हुई है। अब देखो नेक्स्ट इसी के अंतर्गत आया हुआ सदस्य होने के लिए अहरित व्यक्ति, कौन सा, नगर पालिका के लिए जो सदस्य बनता है उसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन है वो व्यक्ति की बात करें। धारा
6 और 24 में अंतर्विष्ट जो इसमें शामिल हैं, उपबंध हैं, जो लॉज हैं कि अध्ययन रहते हुए नगर पालिका में किसी भी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अहर्त नहीं होगा। कब तक अहर्त नहीं होगा, इन्होंने नहीं होने की बात की है, अपन उसके होने की बात भी कर सकते हैं। कौन किस प्रकार से अहर्त नहीं होगा, अब देखो नेक्स्ट इस चीज के अंतर्गत क्या चीज होनी चाहिए। देखो एक सेकेंड, इतना ही लिखा हुआ इसके अंतर्गत, एक सेकेंड। हाँ, कौन अहर्त नहीं होगा, एक लाइन बच गई थी। एक तो अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां या पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किसी भी स्थान की दशा में ऐसा व्यक्ति इन जातियों, जनजातियों, यथास्थित वर्गों में किसी भी सदस्य ना हो, उसके नगरपालिका किसी वार्ड के लिए निर्वाचक ना हो। इसका मतलब जो SC है, जो ST है, या जो OBC है, जो पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड एरिया है, उसके लिए वही एलिजिबल होंगे, दूसरे निर्वाचक नहीं होंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ इसके अंतर्गत क्या बता रहा है, देखो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, उसका 5 स्टार लगा सकते हो वैसे आप लोग। फिर एक क्या है, यदि किसी महिला के लिए आरक्षित स्थान के मामले में, यदि कोई महिला के लिए आरक्षित स्थान हो जाए के मामले में ऐसा व्यक्ति महिला ना हो, नगर पालिका के लिए, वार्ड के लिए निर्वाचक नहीं हो। यदि महिला के लिए निर्वाचक का उसको नोटिफाइड कर रखा है तो दूसरे को नहीं बनने देंगे, तो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं बन सकते। एक चीज़ क्या दी हुई है, ये सारे सारे यहाँ पर 5 स्टार लगा लो इनको। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में ऐसा व्यक्ति इन जातियों, जनजातियों, यथास्थिति पिछड़े वर्गों में से किसी का सदस्य ना हो, नगर पालिका के किसी वार्ड के लिए निर्वाचक ना हो और महिला ना हो। तो अन्य यदि उनके लिए जो आरक्षित कर दी गई है सीटें, उस आरक्षण के अंतर्गत वो लोग ही इलेक्शन को फाइट करेंगे ना, ऐसा लिखा हुआ है। किसी अन्य स्थान की दशा में वे व्यक्ति नगर पालिका के किसी वार्ड के लिए कोई निर्वाचक ना हो, ऐसा नहीं कि वो किसी अन्य वार्ड के लिए निर्वाचक हो। फिर एक इसके चाहे स्थान आरक्षित है या नहीं, दोनों ही मामलों में उसकी 21 वर्ष, उसकी ये भी एक अर्हता योग्यता क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। अब आजकल क्या कर दिया है, जो निवास करने वाले परिसर है उनमें स्वच्छ शौचालय भी हो, क्या हो, स्वच्छ शौचालय भी हो। मैंने इन चीज़ों को समझाने के लिए आपके लिए एक जो और बुक है उसको भी मैंने कुछ परचेज किया, जहाँ आपको साथ में और भी जो चीज़ें चेंजेज होती है उन चीज़ों को भी देख सकते हैं। कोई एडवोकेट है विक्रम सिंह जी सेका होते हैं, उनकी बुक लेकर आए, आपको उसमें लाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें होगी जो उनको ऐड कर दूंगा। क्योंकि जो राजस्थान का जो एक्ट 2009 आया हुआ है, 2009 आया हुआ है, उसके अंतर्गत जो संशोधन हुए हैं 2019 के अंतर्गत हुआ है, 2019 के अंतर्गत हुआ है, 20 में हुआ है, 21 में हुआ है, 22 में हुआ है, ये सारे के सारे जो अमेंडमेंट हुए हैं, ये अमेंडमेंट को अपन साथ में लेते हुए काम करेंगे। और इस अमेंडमेंट की जो नेक्स्ट आपको क्लास में 1-2 PDF मैंने कुछ इधर उधर से डाउनलोड किए हैं, उन डाउनलोड किए हुए PDF को भी आज अपन शेयर कर देंगे। नेक्स्ट 21 क इसी धारा के अंतर्गत है, कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता, कोई विशेष क्वालिफिकेशन हो सकती है, कुछ कतिपय, कुछ सर्टन सीट्स के अंतर्गत, कुछ ऐसे निश्चित स्थान है जहाँ पर ये नियम लागू, कुछ चीज़ें चेंजेज की जा सकती है। कैसे, अधिनियम या तत्समय प्रवर्त, उस समय के जो अकॉर्डिंग, जो तत्काल के अंतर्गत तत्समय प्रवर्त, किसी भी अन्य विधि के किसी उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी नगर पालिका में ऐसे स्थान पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से अवधारित किए जाएं, कोई व्यक्ति निर्वाचन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक 21 वर्ष से वो 35 वर्ष की आयु का न हो। तो ऐसी भी क्वालिफिकेशन रख सकती है 21 से 35 वर्ष के, जैसे कोई युवाओं के लिए रख रही है, ऐसे स्थानों पर निर्वाचन के लिए अन्यथा पात्र ना हो, दूसरा कोई भी पात्र नहीं होगा। तो ये जो यूथ हैं उनके लिए भी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान यहाँ पर दिखाई पड़ता है। परंतु अब यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु किसी नगर पालिका में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में से प्रत्येक से 2 से अधिक स्थान इस धारा के अधीन अवधारित नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब वहाँ पर इनके जो SC ST है उनके लिए भी 2 स्थान से अधिक अवधारित नहीं किए जाएंगे। देखो आज वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाएंगे इसलिए कि अभी स्टार्टिंग किया आपने, ठीक ना, तो आराम से आप लोग चलते रहे। अब ये आप देखिए इसके 358 पेज कर रहे हैं, 40वें पेज पर पहुंच चुके हैं, 40वें पेज पर पहुंच चुके हैं। आप अच्छे से इनको लर्न करते जाएं, याद करते जाएं और चलते रहें, ठीक ना। तो अनुसूचित जातियाँ, इनके लिए 2 से अधिक स्थान अवधारित नहीं होंगे, मतलब उनके लिए
आरक्षित नहीं होंगे। नेक्स्ट चीज इसी के अंतर्गत देखिए, जहां किसी नगर पालिका में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग, महिलाओं से किसी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 3 या 3 से कम हो, यदि वहां 3 या इनके लिए 3 या 3 से कम हो, वहां ऐसी जातियों और जनजातियां वर्गों या यथास्थिति महिलाओं में से केवल एक ही स्थान की धारा के अधीन अवधारित किया जा सकता है। वहां 3 या 3 आरक्षित है, अब ये अलग अलग स्पेसिफिक एरिया बना दिया, अब वहां पर एक से भी काम चल सकता है। और क्या चीज आ सकती है, जब किसी नगर पालिका में, ये सारी 21A के अंतर्गत बातें कर रहे हैं, जहां किसी नगर पालिका में अनारक्षित स्थानों की संख्या 5 या 5 से कम हो, अनारक्षित जो अनरिजर्व्ड है, वहां ऐसे स्थानों में केवल एक ही स्थान की धारा के अधीन अवधारित किया जाएगा। तो ऐसा भी चीजें की जा सकती है। नेक्स्ट इसके के अंतर्गत, जहां किसी नगर पालिका में अनारक्षित अनरिजर्व्ड स्थानों की संख्या 5 या 5 से अधिक है, वहां इस 5 स्थानों में से प्रत्येक खंड में से एक स्थान, यदि 5 या 5 से अधिक है तो वहां प्रत्येक एक स्थान इस धारा के अधीन अवधारित किया जाएगा। मतलब कि जो 21 से जो 35 ईयर्स वाली अवस्था है, ऐसी चीज़ों के लिए किया जा सकता है। 5 से कम स्थानों पर किसी भाग को छोड़ दिया जाएगा। जो एक स्थान रखा है 5 से कम है तो ये भी स्थान इनके लिए नहीं रखने की जरूरत है। अब नेक्स्ट धारा आती है 22 के अंतर्गत है, एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन। यदि वो एक ही वार्ड में इलेक्शन लड़ सकता है, इसका मतलब हुआ एक ही वार्ड के अंतर्गत इलेक्शन लड़ सकता है, एक से अधिक वार्ड से लड़ता है तो वो हकदार नहीं होगा। कैसे नहीं हकदार होगा, यहाँ पर देखो इसको 5 स्टार बना दिया। धारा 21 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति ऐसे मामलों में जहाँ किसी स्थान के लिए निर्वाचन लड़ा जाए, एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने के लिए हकदार नहीं होगा। अब ये बात अपन ने कहा कि धारा 21 के अंतर्गत की है, तो 21 में एक चीज और क्वालिफिकेशन आ गई है। एक क्वालिफिकेशन क्या आ गई है 21 साल का, इसके अलावा एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने का हकदार नहीं होगा, एक से अधिक से नहीं लड़ सकता है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसने नगर पालिका के स्थानों के लिए एक से अधिक वार्डों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है, यदि उसने नामांकन दाखिल कर भी दिया है तो लिखित नोटिस द्वारा, जिसमें ऐसी विशिष्ट अंतर्विष्ट शामिल होगी जो विहित की जाए, एक स्थान को छोड़कर सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेगा। और वापस भी कब लेगा, इसका भी इन्होंने टाइम पीरियड दिया है ना, क्या दिया है, उम्मीदवार वापस लेने के लिए नियत स्थान की तारीख के अपराह्न 3 बजे। अब यहाँ से देखो अंडरलाइन, यहाँ से 5 स्टार लगाए। इन चीज़ों को आपको नोट करना है, पिन पॉइंट करना है, तो 3 बजे उसको पूरा देगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो ये ऐसा मान लिया जाएगा कि उसकी उम्मीदवारी सभी जगह से हट गई है। कैसे, परंतु यदि कोई व्यक्ति ऊपर विनिर्दिष्ट स्थिति से एक स्थान को छोड़कर अन्य सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए विफल रहता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको 3 स्टार ही लगा लीजिए पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट धारा 23 है, यानो ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधन। तो किस प्रकार से ज्ञान है, ध्वनि विस्तारक है आदि, उनका भी उपयोग जो इलेक्शन के अंतर्गत किए जाते हैं उनको रोकने के लिए ऐसा प्रावधान धारा 23 के अंतर्गत किया है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और उसका पूरा मन लगा करके इसके अंतर्गत देखते रहिए। अब बात आती है इसी के अंतर्गत, देखो आपको ये साथ साथ मैंने क्या कहा, सिलेबस के एक एक पॉइंट याद हो जाने चाहिए। सिलेबस के एक एक पॉइंट याद होने के बाद में आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने बहुत जरूरी होते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और सिलेबस यही आपको सही डायरेक्शन देते हैं। अब बात आती है, देखो प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन को अपन देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन कहाँ से उठा है, कैसे उठा है, उन चीज़ों को भी अपन देखते हुए चल रहे हैं। तो आपको ये चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान रखना। क्या है, राजस्थान, ये यहाँ से लेना, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्न में से किसे राज्य के विभिन्न नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के कार्यालयों का आवंटन करने में सशक्त किया गया है। एलोकेशंस द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन, एलोकेशन ऑफ द जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है, उनके लिए उनके जो कार्यालयों का आवंटन है वो कौन कर रहा है, तो इसमें राज्य सरकार कर रही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब प्रीवियस ईयर्स के अंतर्गत आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, देखो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 37, सीधी सीधी चीज पूछी। देखो धारा 37 के संदर्भ में पहली बैठक की तारीख से किस अवधि के भीतर नगर पालिका का हर सदस्य पद की शपथ लेता है। धारा 37 के तहत हर सदस्य किस अवधि के तहत शपथ लेता है। देखो ये आप लोगों की समझ बढ़ाने के लिए सारे के सारे क्वेश्चन
किए जा रहे हैं। तो इस समझ बढ़ाने के लिए मैं आपको इसके भीतर ये क्वेश्चन कैसे छिपा हुआ है उसको भी मैं बताऊंगा। देखो ये यहाँ पर आ गया, तो आपको अच्छे से पढ़ना तो है ही है, एक एक चीज़, इसीलिए तो मैं 5 स्टार बना रहा हूँ। जैसे पद की शपथ है, तो सीधे ही आ जाइए यहाँ पर, जो नगरपालिका की प्रथम बैठक की तारीख से या उप निर्वाचनों से निर्वाचित सदस्य या नाम निर्देश जो नॉमिनेटेड सदस्य के मामले में उसके निर्वाचन की तारीख से या यथास्थिति उसके नाम निर्देशन जो नाम निर्देशन किए गए की तारीख से 1 मास की काल अवधि के भीतर उपधारा 1 के उपबंधों के पालन करने में विफल रहता है, तो ये समझा जाएगा कि उसने अपना रिक्त स्थान कर दिया है। तो कितने टाइम के अंतर्गत करना है, तो 1 माह के अंतर्गत करना है। ये यहाँ से भी क्या होता है, 5 स्टार क्वेश्चन ही बनते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। हालांकि इनको अपन अभी बाद में देखेंगे, परंतु ये आपको एक समझाने के लिए इस प्रकार की चीज़ बताई गई है। चलो अपन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन दिया है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में किसके अंतर्गत धारा 31 के तहत जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम निर्णायक होगा। अब जिला न्यायाधीश है, उसके प्रति अंतिम आदेश क्या होगा, इसके प्रति रिट लगाई जा सकती है या इसके प्रति अपील कहाँ पर की जा सकती है, उसके बारे में ये चीज़ बता रहा है। तो इसको देखो, ये धारा 31 की बात भी करा है, तो अपन को यहाँ से थोड़ा सा कुछ आइडिया भी लग रहा है कि धारा 31 के अंतर्गत अपन चीज़ों को देख सकते हैं। अब इसके अंतर्गत यदि आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ये चीज़ आई हुई है ना, आपको सब चीज़ें बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे आ रही है, और ये प्रक्रिया 25 से 30 दिन करेंगे तो आप इस एक्ट के साथ खेलने लगेंगे। ये एक्ट बहुत ही ईजी लगेगा आपको। ये देखो लिखा हुआ है, तो धारा 32 में लिखा है जिला आदेशों की अपील का है, तो धारा 31 के अधीन दायर याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश का अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है। अब यहाँ से ये पता चलेगा कि ये हाईकोर्ट के अंतर्गत हो सकती है। देखो क्वेश्चन सारे इतने कोई हार्ड नहीं होते, क्वेश्चन को अपन को समझ विकसित करनी पड़ती है। समझ विकसित हो जाती है तब अपना सारा काम ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, धारा 31 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम और निर्णय कौन होगा, तो हाईकोर्ट हो जाएगा ना, हाईकोर्ट। ये सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी के सभी आपको बिल्कुल जहाँ प्रूफ के साथ में बताया जा रहा है कि इसका आंसर किस प्रकार से आपको देखना, कैसे आपको पढ़ना, कैसे आपका व्यू होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा क्या है, 123 के अनुसार नगरपालिका के भुगतान आदेश प्राप्त होने की तिथि के कितने दिनों में अपीलकर्ता को लागत देय है। तो ये कह रहा कि जो धारा 123 के अनुसार है, नगरपालिका को जो भुगतान आदेश प्राप्त हो रहे हैं, जो भुगतान के आदेश करने के प्राप्त हो रहे हैं, कितने दिनों में अपीलकर्ता को लागत देय है। अपीलकर्ता है जो, उसको कितने दिनों में मिलेंगे, तो इसको भी देखो अपन लोग बताते हैं। ये किस प्रकार से क्वेश्चन कहाँ से उठा है। ये कुछ दिन अपन इस प्रकार का प्रोग्राम यूँ चला रहे हैं कि आपको इसकी सारे जो एग्जाम है, एग्जाम का पैटर्न आपको समझ में आ जाए, और पैटर्न जिसको समझ में आ जाता है वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए इसके अंतर्गत ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि नगरपालिका के किसी अभिलाषी, 123 के अंतर्गत देख रहे हैं, अभिलाषी दिलाए गए खर्चे का संदाय नगरपालिका को उसके संदाय के आदेश से संसूचित किया जाता है, उसके अंतर्गत डिनोट किया जाता है, बताया जाता है कि तारीख के पश्चात 30 दिवस के भीतर करने में विफल रहती है, तो खर्चे दिलाने वाले अधिकारी नगरपालिका की निधि के अतिशेष की अभिरक्षा करने वाले व्यक्ति को उक्त रकम के संदाय का आदेश दे सकता है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये कितने दिन के बाद की बात कर रहा है, 30 दिनों के भीतर की बात की जा रही है। तो देखो आपको अच्छे से तो पढ़ना है, और जो एक्ट को नहीं पढ़ेगा सही से, आपको जो चीज़ पढ़नी चाहिए वो नहीं पढ़ोगे, और फिर आप सोचो कि शॉर्टकट से खाली काम चल जाए, तो वो काम संभव नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। आज का जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए। ये सारे के सारे जो ओल्ड ईस्ट के अंतर्गत आए हुए हैं, तो आपको इसका मतलब इसकी सेक्शंस अच्छे से, धाराएं अच्छे से याद होनी चाहिए। कैसे दिया देखो, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 70 के अंतर्गत नगरपालिका की ओर से कौन भू अधिग्रहण अधिकारी होता है, जो भूमि को अधिग्रहण करने का अधिकार है वो किसके पास होता है। इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिलाधीश को होता है, राज्य सरकार को होता है, कानूनी रक्षक को होता है, या फिर जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है उसको होता है। तो अब इसको देखो, क्वेश्चन को आप आंसर के अंतर्गत देखोगे तब आपको यहीं से पता चल जाएगा। देखो, भूमि का अनिवार्य अर्जन, हालांकि वहाँ दिया हुआ है, जब कोई भूमि
यह भूमि से अधिकार चाहे वह नगर पालिका की सीमाओं के भीतर हो या बाहर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, वो राज्य सरकार नगर पालिका के अनुरोध पर, राज्य सरकार कौन कर रही है? राज्य सरकार कर रही है, और नगर पालिका के अनुरोध पर और उसकी भूमि का अर्जन 1894 के उपबंधों का दिन उसे अर्जित करने की कार्रवाई करेगी। कर कौन रही है? राज्य सरकार कर रही है। देखो क्वेश्चन इसी प्रकार से उठेंगे, तो अपन को इसको ये सारी आपकी समझ विकसित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करवाई जा रही है, तो आप अच्छे से करें, ठीक ना, पूरा मन लगा करके पढ़ें और तसल्ली के साथ में पढ़ें। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हुई। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। ये सारा प्रोसेस अब ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इसी वजह से इतना ज़्यादा काम हो पा रहा है। और मैं ये सारी चीज़ें जो आप इसके लिए जो पार्ट बी है उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और करवाएंगे। आप बेफिक्र होकर के काम कीजिए। यदि बहुत ही ज़्यादा किसी प्रकार की क्वेरीज है और कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस पर भी बताया जा सकता है। यहाँ पर आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करना है, बाकी आपको किसी भी प्रकार का कॉल करने की आवश्यकता नहीं। अति आवश्यकता हो जाए तो अलग चीज़ है, तो आपको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। आप अच्छे से मस्त होकर के पढ़ें। बाकी जो सारा मटेरियल है, सारा मटेरियल आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, आपके व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, सब की सब चीज़ें भेज दी जाएगी। आप मस्त होकर के पढ़ें और बाकी दूसरी चीज़ों के लिए पैनिक नहीं हो ज़्यादा, आपको ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑल द बेस्ट।